अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे डिमांड एनालिसिस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड। डिमांड की क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स में। डिमांड इज नेसेसरी फॉर फर्म एग्जिस्टेंस। एक फर्म को इकोनॉमी में एग्जिस्ट होने के लिए डिमांड बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई फर्म एस्टैब्लिश की और कोई प्रोडक्ट बनाया। अगर इकोनॉमी में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी तो मेरी जो फर्म होगी वो कोलैप्स हो जाएगी। सो डिमांड बहुत ज़रूरी है एक फर्म को इकोनॉमी में एग्जिट होने के लिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सेल्स फोरकास्टिंग। देखो सेल्स फोरकास्टिंग क्या होता है। अब मैंने कोई फर्म एस्टैब्लिश की, प्रोडक्ट भी बनाया और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड भी हो रही है। तो जो मेरी करंट डिमांड हो रही है इकॉनमी में, मैं इस करंट डिमांड पर एक प्रिडिक्शन कर सकता हूं कि आने वाले टाइम में मेरे सेल्स बढ़ जाएंगे और कि घट जाएंगे, मेरे सेल्स डिक्रीज हो जाएंगे कि इंक्रीज हो जाएंगे। सो डिमांड इज नेसेसरी फॉर सेल्स फोरकास्टिंग। अनदर पॉइंट इज प्राइस डिसीजन। अब मैंने कोई फर्म एस्टैब्लिश की, मैंने प्रोडक्ट भी बनाया, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड भी हो रही है। अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो मैं अपना प्राइस जो है वो मैं इंक्रीज कर सकता। अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो मैं अपना प्राइस डिक्रीज कर सकता। दिस इज कॉल्ड द प्राइस डिसीजन। सो प्राइस डिसीजन किस पे डिपेंडेंट है? डिमांड पे। सो डिमांड इसलिए बहुत जरूरी है। अनदर पॉइंट इज दैट मार्केट डिसीजन। अब मैंने फर्म एस्टैब्लिश की, प्रोडक्ट भी बनाया और मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड भी हो रही है। अगर मैं सोचूंगा कि मेरे जो मैंने प्रोडक्ट बनाया इसकी डिमांड तो कम है, मैं इसकी डिमांड को इंक्रीज करना चाहता हूं, तो मैं एक मार्केट डिसीजन लेता हूं कि मैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करूंगा। इसी को बोलते हैं मार्केट डिसीजन। सो डिमांड बहुत जरूरी है। इन पॉइंट इसके लिए डिमांड इज नेसेसरी फॉर फर्म एग्जिस्टेंस, सेल्स फोरकास्टिंग, प्राइस डिसीजन, मार्केट डिसीजन। इसीलिए हम डिमांड पढ़ते हैं। सिंपल। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। कब दिया? 1890 में। इसने एक बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी में इसने डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया। अल्फ्रेड मार्शल जो था ये एक इकोनॉमिस्ट था जिसने डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया 1890 में। इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सिंपल। डिमांड का कॉन्सेप्ट है अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। व्हाट इज डिमांड? ये डिमांड होता क्या है? डिमांड इज डिफाइंड एज अ कंज्यूमर्स विलिंगनेस एंड ability to purchase a commodity in a specified period of time at a given price। डिमांड हम इकोनॉमिक्स में उस चीज को बोलते हैं जब एक कंज्यूमर के पास विलिंगनेस होगी, जब उसके पास ख्वाहिश होगी कोई प्रोडक्ट होने की, मतलब उसको वो बोलेगा मेरे पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए, और उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, यानी उसके पास मनी इनकम होनी चाहिए। एबिलिटी टू परचेज का मतलब है उसके पास मनी इनकम होनी चाहिए, तभी वो गुड को परचेज कर सकता है। और जो उसके पास इनकम होगी वो प्रोडक्ट के प्राइस के बराबर होगी। जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब हम बोल सकते हैं कि इसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स में डिमांड। सो डिमांड इज कंज्यूमर्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज अ कमोडिटी इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। अगर कंज्यूमर के पास विलिंगनेस होगी, उसके पास चाहत होगी कि या डिजायर होगी उसके पास कि मेरे पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन उसके पास मनी इनकम नहीं होगी तो डिमांड नहीं है। या उसके पास विलिंगनेस भी है और मनी इनकम है लेकिन उसके पास वो मनी इनकम उस प्रोडक्ट के प्राइस के बराबर नहीं होगी, तब वो प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता, तो डिमांड नहीं है। तभी मैंने यहां पे लिखा है एबिलिटी, मतलब उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो मनी इनकम वो जरूरी होनी चाहिए किसके बराबर? प्राइस के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सो डिमांड का मतलब है जब कंज्यूमर एक विलिंग भी हो, उसके पास एबिलिटी भी हो, और वो एबिलिटी किसके बराबर हो? प्रोडक्ट के प्राइस के बराबर है। सिंपल। और जो डिमांड है
it is related to a specified period of time. स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एक साल भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, वीक्स भी हो सकता है। मतलब आज मेरे पास इम्यूनी इनकम है, विलिंगनेस भी है, मैं प्रोडक्ट को परचेज कर सकता हूँ। दूसरी मर्तबा मेरे पास विलिंगनेस है, एबिलिटी नहीं है, तो मैं वो प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता। दैट इज वाई डिमांड रिलेटेड टू ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इस वक्त स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इस टाइम पर मेरी इनकम है तो मैं परचेज कर सकता हूं। डिमांड जो है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। देखो, दो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, एक तो है फ्लो कॉन्सेप्ट, दूसरा है स्टॉक कॉन्सेप्ट। मतलब वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है स्टॉक? स्टॉक जो है ये जनरल टर्म है, हम डे टू डे लाइफ में इस टर्म को यूज करते हैं। हम बोलते हैं मेरे पास इतना स्टॉक है, मतलब फाउंटेन पेन्स का इतना स्टॉक है, राइस का इतना स्टॉक है। सो ये डे टू डे लाइफ में हम ये टर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मेरे पास फाउंटेन पेन्स का स्टॉक है, मतलब मैंने क्या बोला, मेरे पास फाउंटेन पेन्स का स्टॉक है, मतलब मेरे पास इस वक्त एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इस वक्त मेरे पास फाउंटेन पेन्स का मतलब 10 पेटी का स्टॉक है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इस वक्त। सो स्टॉक रिलेटेड टू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो रिलेटेड एट अ पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड मैंने बोला पहले ही आपको, ये वीक भी हो सकता है, ये डे भी हो सकता है। दो वैल्यू फ्लो का मतलब है वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम। वेरिएबल यहाँ मैंने कोई भी चीज़, मतलब जो भी चीज़ डिमांड करते हो उसको हम यहाँ पर लेते हैं वेरिएबल। फ्लो का मतलब है जो रिलेट होगा एट अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है डे, मिनट, सेकंड, वीक, ईयर्स। मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 पेटी का स्टॉक है फाउंटेन पेन्स का। अब मैंने आज निकाला एक पेन, दूसरी मर्तबा निकाला दूसरा पेन, तीसरी मर्तबा निकाला तीसरा पेन। सो इट्स अ फ्लो, ये फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल वी विल टेक, मैं बोलूंगा मेरे पास इस वक्त 10,000 बैग में है। ये क्या है? ये स्टॉक है कि फ्लो है? इट्स अ स्टॉक। इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मैंने पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट किया, इस वक्त, इस टाइम, इस वक्त थर्सडे को मेरे पास 10,000 है। कोई पॉइंट ऑफ टाइम, जब उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होगा तो एक दिन हो गया, दूसरा इंटरेस्ट ऐड तीसरे दिन या वीक के बाद होगा इंटरेस्ट ऐड, तो ये इंटरेस्ट जब इसको ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट है फ्लो, ये फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है। सो डिमांड जो है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जो हमारी विलिंगनेस है एंड एबिलिटी, इट इज सब्जेक्ट टू द पीरियड ऑफ टाइम। ये एक टाइम पीरियड को रिलेट कर रही है। डिमांड इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड। इस वक्त मेरे पास इनकम है तो मैं परचेज कर सकता हूं, दूसरी मर्तबा मेरे पास इनकम नहीं है तो मैं प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिमांड फंक्शन। व्हाट इज डिमांड फंक्शन? Demand function for a commodity describes the relationship between quantity demand and the factors that influence it. Demand function जो है ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड की, जो क्या दिखाती है? जो दिखाती है रिलेशन जो क्वांटिटी डिमांड और इसके फैक्टर्स को जो इसको इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट डिमांड किया, इस प्रोडक्ट मैंने डिमांड किया, इसको बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो मेरी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे। फॉर एग्जांपल इनकम, जो मेरी इनकम होगी वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे करती है इन्फ्लुएंस? फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 है, आज मेरे पास 10,000 है, मैंने स्कूटी ली, कल मेरे पास इनकम इंक्रीज 20,000 होगी तो मैं 2 स्कूटी ले सकता हूं ना। सो इट्स जो मेरी डिमांड इन्फ्लुएंस हो गई। दीज आर द फैक्टर्स, यानी फैक्टर जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं डिमांड को, उसको बोलते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट। सो डिमांड फंक्शन सिंपली दिखाता है, ये एक रिलेशन दिखाता है क्वांटिटी डिमांड और फैक्टर जो इन्फ्लुएंस इसको करते हैं। किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? डिमांड को। फॉर एग्जाम्पल इनकम इन्फ्लुएंस करती है, इनकम अब पहला करता है इन्फ्लुएंस जो प्रोडक्ट का अपना प्राइस हो। इनकम इंडिविजुअल की इनकम इन्फ्लुएंस करती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो मैंने गुड परचेज किया, अगर इसके मतलब रिलेटेड दूसरा गुड भी होगा वो सेम यूटिलिटी देता है इंडिविजुअल को, वो भी इफेक्ट करता है डिमांड को। कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल आर दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डिमांड। जो ये रिलेशन दिखाती है क्वांटिटी डिमांड और फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को, उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस दीज फैक्टर्स।
डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब है फैक्टर्स, यही फैक्टर जो मैंने आपको बोली। डिटरमिनेंट्स ऑफ का डिमांड का मतलब है फैक्टर्स जो इफेक्ट करती है डिमांड को, जो इंडिविजुअल की डिमांड को इफेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहला फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट कर सकता है, डिमांड पर असर डाल सकता है, वो है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का अपना प्राइस, जो भी कमोडिटी हम परचेज करते हैं उसका अपना प्राइस डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड उसकी कम होगी। तो इन्फ्लुएंस किसको इसने किया, डिम डिम प्रोडक्ट के अपने प्राइस को ने किसको इन्फ्लुएंस किया, डिमांड को इन्फ्लुएंस किया। सो पहला फैक्टर जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, डिमांड को इफेक्ट करता है, वो है प्रोडक्ट का अपना प्राइस, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। तो दोनों तरफ मतलब डिमांड इफेक्ट हो रही है। सो कमोडिटी का अपना प्राइस पहला फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो इफेक्ट करता है डिमांड को, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट जो इफेक्ट करता है डिमांड को वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा मेरे पास मनी इनकम नहीं होगी, मैं वो परचेज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मनी इनकम नहीं है। मैं सोचूंगा कि इसके बगैर, इसके मतलब बदले कोई प्रोडक्ट तो होगा जो सेम यूटिलिटी देगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई मोबाइल फ़ोन, मैं दुकान पे गया मोबाइल फ़ोन लाने के लिए, मैंने उसको बोला भाई मुझे मोबाइल फ़ोन दिखाओ, उसने मोबाइल फ़ोन दिखाया, इसकी कीमत 10,000 है, लेकिन मेरे पास 8,000 है। तो मैं बोलूँगा कि कोई दूसरा दिखाओ, मतलब सेम यूटिलिटी देता है, उससे भी फ़ोन होता है, इससे भी फ़ोन होता है, 10,000 से भी नेट चलता है, 8,000 के से भी नेट चलता है। सो मैं परचेज करूँगा जो इससे रिलेट हो, वही गुड में परचेज करूंगा। वो इफेक्ट करता है उस डिमांड पे। पहले मैं गया था मिस्टर सैमसंग लाने के लिए, वो ज़्यादा महंगा, तो मैंने लाया जियोनी का फ़ोन या वीवो का फ़ोन। सो इज़ अ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इकोनॉमिक्स में रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन गुड्स, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनके बारे में हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इफेक्ट कौन कौन सी चीज इफेक्ट करता है डिमांड को। पहला चीज करता है इफेक्ट डिमांड को, कमोडिटी का अपना प्राइस। दूसरा जो इस गुड के रिलेटेड गुड हो वो इफेक्ट करते हैं डिमांड को। उनमें वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन गुड, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूशन गुड्स का मतलब है दोज गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो मैं कॉफी परचेज करूंगा, और यूटिलिटी वो सेम देते हैं, वो भी चाय है वो भी चाय है, फर्क कोई भी नहीं होगी। मतलब टी वो भी टी है वो भी टी है, मतलब यूटिलिटी सेम यूटिलिटी है इनकी। सो व्हेन प्राइस ऑफ टी राइजेस द कंज्यूमर्स विल शिफ्ट टू द कॉफी। दीज गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। या हम कह सकते हैं कोलगेट एंड पेप्सोडेंट की। अगर कोलगेट का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम पेप्सोडेंट खरीदेंगे, बिकॉज कोलगेट एंड पेप्सोडेंट दीज आर द सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। सब्स्टिट्यूटेड गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड ईच अदर। अगर उसका प्राइस ज्यादा है तो मैं वो परचेज करूंगा, यूटिलिटी दोनों की सेम है। दीज आर द सब्स्टिट्यूशन गुड्स। सब्स्टिट्यूशन गुड्स आल्सो इफेक्ट डिमांड। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Complementary goods are those goods which complete the demand each other. Complementary goods are those goods which complete the demand each other. For example, car and petrol. अगर कार होगी पेट्रोल नहीं होगा, कार किसी काम की नहीं। अगर पेट्रोल होगा कार नहीं होगी तो कार किसी काम की नहीं। सो those goods which complete the demand each other. अगर एक होगा दूसरा नहीं होगा तो डिमांड नहीं, वो गुड सेटिस्फैक्शन नहीं देता। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अगर एक का प्राइस घटता है, अगर एक का प्राइस कम हो जाता है, दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने पहले ही बोला, दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड, जो डिमांड को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। अगर कार का प्राइस डाउन हो जाएगा क्या, तो पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी यार।
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्स खरीदेंगे, और बिकॉज कार्स का प्राइस फॉल हुआ और डिमांड ये पेट्रोल का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। या अनदर एग्जांपल वी विल टेक फाउंटेन पेन की। अगर मतलब फाउंटेन पेन में फाउंटेन पेन, अगर फाउंटेन पेन भी एग्जांपल है, वो भी कंप्लीमेंट्री गुड है। फाउंटेन पेन अगर, या निब पेन जिसमें हम इंक डालते हैं, अगर हमारे पास इंक है, पेन नहीं है, किसी काम का नहीं, दोनों होनी चाहिए, तभी वो डिमांड को फुलफिल करते हैं। राइटिंग क्या डिमांड है उनकी, या क्या वांट है, डिजाइन, वो उसे हम लिखते हैं फाउंटेन पेन से। सो कंप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर। अगर एक का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कार्स की डिमांड फॉल हो जाती है। दीज आर कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री गुड्स। दीज आर द इफेक्ट्स, यानी विच इफेक्ट द डिमांड, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये भी इफेक्ट करते हैं डिमांड को। डिमांड, अगर मैं कोलगेट खरीदने के लिए गया, वहाँ पे कोलगेट का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो मैं पेप्सोडेंट खरीदेगा, कोई इफेक्ट पड़ गया किसकी डिमांड पे, कोलगेट की डिमांड पे। सेम वे अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर मैं कार खरीदने के लिए गया तो वहाँ पे मैंने सुना कि रास्ते में मैंने सुना कि पेट्रोल का प्राइस तो इंक्रीज हुआ, तो मैं बोलूँगा नहीं नहीं यार, महंगा पेट्रोल है, मैं नहीं खरीदूंगा ये। तो डिमांड पे, किसकी डिमांड पे असर पड़ा, कार की डिमांड पे। सो दीज आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, दीज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द डिमांड। अनदर फैक्टर इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर मेरे पास इनकम ज़्यादा होगी तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा, ओबियसली। अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं ज़्यादा डिमांड करूँगा। अगर मेरे पास 10,000 आज होगी तो मैंने 10 गुड्स परचेज़ किए, कल मेरे पास 12,000 हो जाएंगे तो मैं ज़्यादा गुड्स परचेज़ करूँगा। तो इससे भी डिमांड इफेक्ट हो जाती है। टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस का मतलब है, फॉर एग्जांपल, अगर किसी गुड़ की प्राइस इंक्रीज हुई है, क्या हुई, प्राइस इंक्रीज हुई है, लेकिन मुझे मतलब लत लग गई है, आदत है हुई, मतलब मुझे प्रेफरेंस है या टेस्ट है उस गुड़ का, मैं फिर भी वो परचेज करता हूँ। इस पर भी डिमांड, क्या इस पर भी डिमांड इससे भी असर हो जाती है, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस से। एक्सपेक्टेशन से भी डिमांड इफेक्ट हो जाती है। एक्सपेक्टेशन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँगा कि आने वाले टाइम में, फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। सो करंट डिमांड मैंने नहीं की, मैंने आज नहीं खरीदा, सो करंट डिमांड पे असर पड़ गया बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। या मैं बोलूँगा कि आने वाले में टाइम में ये प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, और तो करंट डिमांड उसकी इफेक्ट होती है ना, बिकॉज एक्सपेक्टेशन मैंने लगाई, मैंने प्रोडिक्शन लगाई कि आने वाले टाइम में वो मतलब वो ये ज़्यादा, ये महंगा होगा, तो मैं करंट की डिमांड ज़्यादा करूँगा। एक्सपेक्टेशन दोनों तरह होती है। अगर मैं बोलूँगा कि आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट का प्राइस फॉल हो जाएगा, तो करंट डिमांड मैंने शिफ्ट की, मतलब नेक्स्ट पीरियड में, आज मैंने नहीं खरीदा तो इफेक्ट हुई ना डिमांड। या मैं बोलूँगा कि आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, तो करंट पीरियड में डिमांड ज़्यादा करूँगा, तो इफेक्ट हुई ना डिमांड। सो दीज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द डिमांड। सिंपल। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड को दिया है, किसने दिया है? मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड दिया है। लॉ ऑफ डिमांड जो है ये एक पार्शियल इक्विलिब्रियम है। दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है जर्नल इक्विलिब्रियम, एक होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स की वो कंडीशन है जो कंसिडरेशन में एक ही पार्ट मार्केट के लेता है, ओनली अ पार्ट ऑफ द मार्केट, ओनली ए पार्ट ऑफ मार्केट, वो एक ही पार्ट मार्केट के लेता है, तो इसको बोला जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या जो लॉ ऑफ डिमांड है ये एक पार्शियल इक्विलिब्रियम है। हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं डिमांड के एक पार्ट में, ओनली ए पार्ट ऑफ द मार्केट, मतलब इस इंडिविजुअल की डिमांड इतनी है, उस इंडिविजुअल की इतनी है, उस इंडिविजुअल की इतनी है, एक स्मॉल पोर्शन। फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, सोसाइटी में हमने 4 लोगों की डिमांड देखी, वो हमने इस सोसाइटी में एक पार्ट लिया, उनकी डिमांड देखी। उसी तरह पार्शियल इक्विलिब्रियम में होता है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन देखा जाता है ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट। मार्केट बहुत बड़ा होता है, उसका किसी हिस्से का
ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट की डिमांड देखते हैं। दूसरा है जर्नल इक्विलिब्रियम, हम सारे सोसाइटी की यानी सारे मार्केट की डिमांड देखते हैं, उसका इक्विलिब्रियम जो निकालते हैं उसको बोलते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और ये होता है पार्शियल लॉ ऑफ डिमांड जो है, ये एक पार्शियल इक्विलिब्रियम है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी मार्केट के एक हिस्से की डिमांड हम देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड जो है ये सिंपली दिखाता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब लॉ ऑफ डिमांड जो मार्शल ने दिया है ये एक पार्शियल इक्विलिब्रियम है, ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। इसका मतलब है अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है उसकी डिमांड फॉल हो जाती है, प्राइस अगर फॉल हो जाता है तो डिमांड क्या बढ़ जाती है। यानी जब पी यानी प्राइस बढ़ जाता है डिमांड डिक्रीज हो जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाती है। इसी को इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड बोला जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वही फैक्टर जो मैंने पहले आपको बोला, प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन सेम, जो कंज्यूमर की इनकम होगी उस टाइम वो वही है, वो ना बढ़ जाएगी ना घट जाएगी, उसके टेस्ट सेम रह जाते हैं, एक्सपेक्टेशन वो नहीं लगा पाता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वो कांस्टेंट रहता है व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। सो लॉ ऑफ डिमांड शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दिस इज द फिगर, look from x-axis this is quantity demand, from y-axis this is price. When price is P2, so demand is Q2. When price increases to P1 demand falls, look at that, demand falls Q1. When price decreases to further P3 demand increases Q3. When we join these points we will get the curve, this is called the demand curve, and shape of demand curve is downward sloping. Shape of the demand curve is downward sloping. This is called the demand law of demand. When we express this, we have expressed here this graphically. This is a graphical representation of the law of demand. When we express this relationship in a tabular form, look at that, there is a price, there is a quantity, price is 1, demand is for example 2, price is 3, demand is s. So table, this is called the demand schedule. When we express the relationship between price and demand in a tabular form, this is called the demand schedule. And when we express tabular form in graph, this is called the graphical representation of the demand. दोनों ही एस्पायर अड्डा आपको प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों हमारी ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वीडियो क्लासेस मिलती हैं भैया जी, कोई लिमिट नहीं है कि आप एक बार क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप 2 बार कर सकते हैं। आप अगर हमारे साथ में जुड़ते हैं तो वीडियो क्लासेस आपके लिए अनलिमिटेड रहने वाली हैं। सभी क्लासेस में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मेंटरशिप एवं गाइडेंस प्रोग्राम होगा। यानी कि भैया जी